हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो बच्चों देखो, जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उसको हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है और उन ग्रुप्स के नाम है, आप देख सकते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इसको अपन हीट वेव्स और थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बात करेंगे। विजिबल में हमारा पता है आपको, वायलेट कलर आता है, इंडिगो कलर आता है, ब्लू कलर आता है, ग्रीन कलर आता है, येलो कलर आता है, ऑरेंज आता है, रेड आता है। फिर आता है अल्ट्रावायलेट वेव्स, फिर आता है एक्सरेज, फिर आता है गामा रेज। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हमने कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेसिस पे किया है, तो हमने इस बेसिस पे किया है कि जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है एंड हाउ इट विल इंटरेक्ट विद द मैटर सराउंडिंग अस, इस बेसिस पे हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हर एक ग्रुप का क्या होता है, एक वेवलेंथ रेंज होती है और एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है और एनर्जी रेंज होती है। तो हमें वो याद होनी चाहिए। जैसे हमसे सवाल ऐसा पूछ सकता है फाइनल एग्जाम में कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर है, तो बताओ भाई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन को बिलोंग करेगा, मतलब वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो हमें इसका आंसर देते हुए आना चाहिए। जैसे कोई हमसे ये पूछ ले कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान के चलो, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसकी एनर्जी है तो बताओ वो रेडिएशन इसमें से कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो हम वेवलेंथ अगर हमें पता चल जाए या हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाए या हमें एनर्जी पता चल जाए तो हमें पता लगा सकते हैं कि हमारा वो पर्टिकुलर रेडिएशन कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा इनमें से, ठीक है। चलो अब क्या होता है बेटा, यहां से जब हम इस तरफ जाते हैं, ध्यान देना, तो यहां से यहां जाते तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। मतलब अगर सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बताओ एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आपको बोलना गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। यहां से यहां जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और हमें पता है हमारी जो एनर्जी होती है वो h इंटू न्यू होती है, तो h तो यहाँ पे प्लेन कांस्टेंट होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दैट मींस एनर्जी ज्यादा है। तो इसमें से पूछे जाए कि कौन से रेडिएशन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो बेटा आप बोलोगे गामा रेज रेडिएशन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेडियो वेव्स की है। बात समझ रहे नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया ग्रुप का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है कि हाउ दीज रेडिएशन आर प्रोड्यूस, मतलब इन रेडिएशन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे ये इंटरेक्ट करता है विद द मैटर सराउंडिंग अस, ठीक है। जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करता है, उस बेसिस पे हमने ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। चलो अपन बहुत सारी बातें करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, वेवलेंथ रेंज की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे, एनर्जी रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, यहां से यहां जाने पर हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई इतनी तो आपको। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्या होता है कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर हम वैक्यूम में बात करें तो ये c के बराबर हो जाता है, जो हमें पता है कि जितनी भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सबकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है इन वैक्यूम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये भी पूछा गया था कि कौन सा फिजिकल वेरिएबल है जो सबके लिए सेम होता है, तो वो इसकी स्पीड है। स्पीड सबके लिए सेम होती है, चाहे वो बस मीडियम फिक्स होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट वेव्स की बात कर रहे हैं और एक्सरेज की बात करें, दोनों के लिए मीडियम अगर वैक्यूम है तो स्पीड सेम रहेगी दोनों के, लेकिन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। तो देखो यार, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी, ये तो कांस्टेंट है फॉर द गिवन मीडियम, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम होगी। मतलब अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ऑब्वियस बात है हमारी यहां से यहां जाने पर वेवलेंथ घटेगी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे भैया, इस तरफ जाने पर हमारी वेवलेंथ कम होती है, तो हम लिख देते हैं बेटा यहाँ पे डिक्रीजिंग वेवलेंथ। बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अपन यहाँ वेवलेंथ लिखेंगे मीटर में और हम जो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो हर्ट्ज में, ऐसा यूनिट में ही लिखेंगे दोनों। फिर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देखते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब देखो यार, बच्चों को दिक्कत होती है सर ये याद करने का तरीका बता दो, हम कैसे याद रखेंगे। कभी भी तो ऐसे ही सवाल पूछ लेता है भैया कि इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, तो माइक्रोवेव की होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होती है, तो इंफ्रारेड की ज्यादा होती है। तो अरेंज करने को भी आपको दे सकता है कि भैया आपको एक कुछ मतलब इसमें से कोई 4-5 ग्रुप उठा के दे दे और बोले कि भैया अरेंज करो इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, फिर उससे ज्यादा, मतलब आप समझ रहे होंगे। इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग भी बोल सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो भाई इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो देखो भाई हमने एक ट्रिक बनाई है, क्या है देखो तो, रानू मंडल बहुत फेमस थे उस समय पे, तो उस समय पे एक बच्चे ने बताया कि सर अपन ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला आर से रानू हो गया, एम से मंडल हो गया, तो रानू मंडल हो गया भैया, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया रानू मंडल। ने अब ने अपने मन से लिखा लगा लेना है ना, ने
वी आई वी यू से एक्स वाई कहा, बस ये होगी अपनी ट्रिक। रानू मंडल ने आई वी यू से एक्स वाई कहा, बस खत्म बात। अब आई वी यू तो आपको वैसे भी याद होगा, देखो ये रिलेटेड है आई एल यू से, तो आई वी यू आई एल यू, ठीक है, समझ गया ना भावनाओं को। तो रानू मंडल ने आई वी यू से एक्स वाई कहा, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो रानू क्या आर ले लेंगे तो क्या होगा रेडियो वेव्स, मंडल का एम ले लेंगे तो क्या होगा माइक्रोवेव, आई का इंफ्रारेड, वी का विजिबल, यू का अल्ट्रावायलेट और एक्स से एक्सरेज और वाई से गामा रेज। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब याद कैसे रखना है, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यही होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं इनकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ओवरलैप करते हैं, मतलब कुछ वेवलेंथ ऐसी होती है जो दो ग्रुप में आ जाती है, कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो दो ग्रुप में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके हर एक सवाल सही होंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो तो कैसे याद रखना है, ऐसे 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 14, 10 की पावर 14, 10 की पावर 16, 10 की पावर 19, 10 की पावर 22। हमने क्या किया देखो, 3 6 3 का पहाड़ा पड़ रहे हैं, 3 दूनी 6 है ना, तो 6 से स्टार्ट किया, 6 3 तर का 9 है ना, तो 6 9 12, देखो हमने 6 में 3 जोड़ा तो 9, 9 में 3 जोड़ा तो 12। अब देखो यहाँ पे 2 जोड़ना है, बस इतना याद रखना। तो आपको ये नंबर बस याद रखना है, 6 9 12 14 14, फिर 2 जोड़ा तो 16, फिर 3 जोड़ा तो 19, फिर 3 जोड़ा तो 22। याद हो जाएगा, एक दो बार मेरे साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा। 6 9 12 14 14 16 19 22, 6 9 12 14 14 16 19 22, याद हो गया होगा। ये फ्रीक्वेंसी से बेटा इन हर्ट्ज में लिखा हुआ है। अब वेवलेंथ को कैसे याद रखना है, ध्यान देना। देखो अपन क्या करेंगे, जो ये नंबर है ना 8 में से इस नंबर को माइनस करेंगे, 8 में से, तो 8 में से इस नंबर को माइनस करो तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे जगह कम है तो इसको अपन 8 में से इस नंबर को माइनस करो तो भाई तो 10 की पावर 2 मीटर है ना, ये बेटा मैंने लिखा हुआ मीटर में ना। ये इसमें से 8 में से इस नंबर को माइनस करो, कर दिया। 8 में से 12 को माइनस करो तो -4 आएगा। 8 में से इस नंबर को माइनस करो तो -6 आएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको -7 लिखना है, फिर यहाँ पे उतना ही। फिर इसमें से 8 - 16 तो -8, 8 - 19 तो -11, 8 - 22 तो -14। समझ गए कि नहीं समझ गए, बस ये होगी हमारी वेवलेंथ इन मीटर। अब जैसे आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, फिर एनर्जी में भी याद कर लेंगे अपन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ है मान के चलो 100 नैनोमीटर, कितनी है बेटा 100 नैनोमीटर, तो बताओ वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो देखो भाई सब कितना है, समझना अच्छे से, 100 नैनोमीटर, तो उसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 100 × 10 की पावर -9 मीटर, नैनो मतलब कितना होगा 10 की पावर -9। अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10 की पावर -7। ठीक है, यहां पे आपका जो भी नंबर रहेगा वो 0 और 9 के बीच में रहना चाहिए। फिर आपको ये पावर देखना कि किस ऑर्डर का, ऑर्डर जब भी देखना होता है तो यहाँ पे नंबर हमारा 0 और 9 के बीच में होना चाहिए, इतना आपको पता हो। तो 10 की पावर -7, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही है 10 की पावर -7 से, तो 10 की पावर -7 से इस तरफ जाना है अपन को, है ना। तो देखो यार ये 100 नैनोमीटर 10 की पावर -7, तो आप ये बताओ, अच्छा विजिबल का तो आपको याद रहता है कि 350 नैनोमीटर से कितना होता है, 750 नैनोमीटर होता है, आप ये चीज जानते हैं, या 300 से 700 नैनोमीटर ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो ये क्या है बेटा 700। अब अपन किस रीजन में जाएंगे, कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, तो ये करेगा अल्ट्रावायलेट वेव्स। किसको करेगा बेटा, अल्ट्रावायलेट को। क्यों, क्योंकि देखो भाई हमारी जो वेवलेंथ है 10 की पावर -7 से थोड़ी सी ज्यादा है, अगर 10 की पावर -7 से, सॉरी ज्यादा नहीं थोड़ी सी कमी है, मतलब 10 की पावर -7 ऑर्डर की, तो यहाँ है 10 की पावर -7, इसमें तो हो नहीं सकता, तो किसमें होगा बेटा, इसी में होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएगा। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट वेव होगी, जो भी हमारा जो रेडिएशन होगा वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा, अगर उसकी वेवलेंथ कितनी है 100 नैनोमीटर। बात समझ रहे कि नहीं समझ। अब मैं बोल दूं आपसे, मान के चलो फ्रीक्वेंसी दे दूं कि 10 गीगाहर्ट्ज, 10 गीगाहर्ट्ज। गीगा मतलब क्या होता है 10 की पावर 9, तो 10 गीगाहर्ट्ज मतलब कितना होगा 10 की पावर 10। गीगा मतलब कितना होगा 10 की पावर 9, तो 10 × 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा ना। तो 10 की पावर 10 कहाँ है भैया, यहाँ, तो ये माइक्रोवेव में आ जाएगा। तो वो रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज है वो हमारे कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव्स को। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब अपन बात करें एनर्जी की, तो देखो यार हमें पता है कि भैया रेडिएशन के लिए होता है एक फॉर्मूला याद रखना, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने पढ़ा होगा 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर।
तो अगर मैं बोल दूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सुनना अच्छे से, अगर मैं बोल दूं एक रेडिएशन है जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ कौन से रीजन को बिलोंग करेगा? तो भैया देखो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपन यहाँ 10 रख देंगे, तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 1240/10 124 नैनोमीटर, क्योंकि वेवलेंथ नैनोमीटर में 124 नैनोमीटर। अगेन किस में आ जाएंगे हम? अल्ट्रावायलेट में। किस में आ जाएंगे बेटा हम? अल्ट्रावायलेट में। अगर मैं आपसे पूछ लूं बताओ 1000 पिकोमीटर, तो बात करते हैं 1000 पिकोमीटर वेवलेंथ है अगर, तो कहां जाएंगे? तो कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पिको मतलब 10⁻12 और 3 जीरो है तो इतना ही आ जाएगा। 10⁻9 कहां जाओगे आप? यहां से आप कम हो रही है तो यहां इस रीजन मतलब एक्सरेज आएगा। वो कौन सा आएगा बेटा? एक्सरेज आएगा। ये देखो इस तरफ जाने पर कम हो रही है ना, तो अपन को पता है भैया कि 10⁻⁹ क्या है? 10⁻8 से छोटा होगा, लेकिन 10⁻11 से ज्यादा होगा। तो 10⁻11 से इस तरफ आना है और इसके इस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये 10⁻9 है। तो पता चल गया बेटा कि ये जो रेडिएशन वो हमारा एक्स रेज को बिलोंग करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेटा इनके यूजेस पता होने चाहिए आपको, इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो पता होना चाहिए। जैसे एक्स रेज तो आपको पता ही होगा कि सडन डीएक्सलेट कर देते हैं अपन चार्ज पार्टिकल्स को, अगर वो बहुत तेजी से पहले उनको एक्सलेट कराते हैं, फिर एक टारगेट मेटल से टकरा देते हैं तो सडन डीएक्सलेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरे प्रोड्यूस होता है, आपको पता होगा। आपको इंफ्रारेड के बारे में पता होगा कि दिस इज ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। अच्छा, यहां से आप देख सकते हो, यहां से आ जाने पर वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? वायलेट की होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की होगी। ठीक है, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से आपको पता है कि जो खतरनाक सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के ही होते हैं। आपको ये चीज पता होगा। सबसे खतरनाक सिग्नल तो आप जानते हो, सिंदूर, जो एक हंसते खेलते इंसान की क्या कर देता है भाई? जिंदगी बदल देता है। ठीक है, एक सब कहने की बात है। अब बात सुनो, अपन रेड कलर के क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसकी स्कैटरिंग नहीं होती। स्कैटरिंग नहीं होती है तो क्या होता है ना कि हम बहुत दूर से भी रेड कलर को देख सकते हैं, मतलब वो स्कैटर्ड नहीं करता है। वो स्कैटर्ड नहीं करता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की पावर 4 के, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से स्कैटरिंग नहीं होती है। स्कैटरिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है? रेड सिग्नल हम दूर से भी देख लेते हैं। इसलिए जो खतरनाक सिग्नल है वो रेड कलर का बनाया जाता है, क्यों? रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सिंदूर का मैंने आपको एग्जाम भी ले दिया। तो भाई अब आप देख लो यार, अब आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मैं बोलूं 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो बताओ वो रेडिएशन कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? तो आपको आना चाहिए, इनके यूजेस पता होना चाहिए। एक्सरे का तो आपको पता ही है भाई साहब, इसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? हमारे फ्लैश के थ्रू पास कर जाता है और हड्डी की फोटो लेके हमको दे देता है। यहां से जाने पर एनर्जी बढ़ती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। हेमा मालिनी जी आती है ऐड करने के लिए, आपको पता है वाटर प्यूरिफायर का। तो क्या होता है कि इतनी एनर्जी होती है कि जो जर्म्स होते हैं ना वाटर में, उनको ये मार सकता है। तो दिस इज यूज्ड टू किल जर्म्स इन द वाटर। ठीक है, तो इसके लिए हो गया। फिर गामा रेज की एनर्जी और भी ज्यादा होता है, तो इनको आयोनाइजिंग रेज भी कहते हैं, क्योंकि आयोनाइज कर देते हैं एटम को, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से। इसको अपन हीट वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि जो सब्सटेंस होते हैं, अगर उसमें हमारा CO2 है ना तो वो क्या करता है ना कि इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसका थर्मल मोशन बढ़ जाता है, जिसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं बेटा? हीट वेव्स भी कहते हैं, थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। माइक्रोवेव आपको पता ही है भाई साहब, ये तो आपको पता ही है भैया, है ना। आपको पता है रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका आपको पता है रडार सिस्टम में यूज होता है फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो ये आप देख सकते हैं, तो आपको इनकी यूजेस पता होना चाहिए। तो आई होप कि क्लियर होगा। आपको ये याद रखना है लेकिन फ्रीक्वेंसी रेंज, और आपको याद रखनी है वेवलेंथ रेंज। याद रखिए, मैंने आपको पहले भी ये बता दिया है कि ये बहुत सारी वेवलेंथ ऐसी है या फ्रीक्वेंसी ऐसी जो ओवरलैप करती है दो ग्रुप में, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, इससे आपका हर एक सवाल सही हो जाएगा। और एग्जाम में कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जो दो रीजन में आ रहा हो, क्योंकि उनको पता है कि आंसर तो एक ही होना है। तो वो ऐसा पूछेंगे जो पर्टिकुलर किसी एक रीजन में आता है, ऐसी कोई वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं देगी जो दो रीजन में आ सके। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, यही आपको मुझे बताना था।